राजनीति के क्षेत्र में आकर कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखने वाली महिलाओं, मेरी बहनों और बेटियों, महिला आरक्षण बिल 2023 में विधानसभा चुनाव से पूर्व ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। यह कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इसे 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं किया गया। इसका कोई कारण पर्याप्त नहीं था, सही कारण नहीं था। बस इतना कह दिया गया कि जनगणना होगी और जनगणना के बाद विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन व परिसीमन होगा। उसके बाद में महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। आखिर क्यों, मुझे तो उस समय समझ में नहीं आया और मैंने इस संबंध में आवाज भी उठाई, लेकिन वह आवाज निश्चित रूप से दब गई। क्यों दब गई? क्योंकि जब सभी राजनीतिक दल के नेता चाहते थे कि अभी तो हाल में महिला आरक्षण बिल लागू न हो, अगर हो गया तो पता नहीं उनकी सीट आरक्षित न हो जाए। ये बात तो उस समय की रही। हालांकि उस समय लागू किया जा सकता था। क्यों लागू किया जा सकता था? अरे भाई, समय पर्याप्त था, सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था देनी थी। ऐसा तो है नहीं कि आपने 33% आरक्षण दिया है। महिलाओं की आबादी 50% लगभग मानी ही जाती है। जनगणना होगी तो क्या 33% से कम हो जाएगी महिलाओं की आबादी? ये तो सोचने की बात है। 33% से अधिक ही तो रहेगी। तो फिर चिंता किस बात की थी? लागू तो कर सकते थे, लेकिन नेता नहीं चाहते थे कि उनके अधिकार पर अभी से कोई चुनौती कर दे। नहीं, उनका अधिकार बना रहे और वो चुनाव लड़ ले, इसीलिए उन्होंने उसे लागू नहीं होने दिया और लगभग सभी दलों के नेता इसमें चुप रहे। अब बात ये उस समय मेरे को ध्यान में आई कि सन 1998 में श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री थी और वो दिल्ली प्रवास पर थी। उस समय कुछ पत्रकारों ने उनसे, लोकसभा में महिला आरक्षण पर बहस चल रही थी, तो उनसे पूछ लिया कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में है या नहीं। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि क्या करेंगे महिला आरक्षण लागू करके। अभी तो महिला आरक्षण मध्य प्रदेश में नगर निकायों में और पंचायतों में है, लेकिन सरपंच पति सामने आ जाता है, जनपद अध्यक्ष का पति सामने आ जाता है, नगर निकायों में भी ससुर आ जाते हैं, पति आ जाते हैं या पिता सामने आ जाते हैं, और महिलाएं निर्वाचित जनप्रतिनिधि होकर भी रबर स्टाम्प बन जाती है। तो इस प्रकार का प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने से आखिर लाभ क्या हुआ? वो तो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट बन जाती है और उनका लाभ तो दूसरे ही लेते हैं। राजनीति करने वाला तो पुरुष ही है। उसको लेकर के चंद लाइन लेकर के मीडिया ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन बाद में श्रीमती जमुना देवी ने कहा पार्टी मंच पर कि जब तक महिलाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उन्हें नेतृत्व स्तर के कौशल में निपुणता नहीं मिल जाती, तब तक महिला आरक्षण के बल पर उन्हें विधानसभा और लोकसभा में भेजना बहुत सही नहीं। ये उनकी चिंता थी और वो चिंता वाकई में जायज भी है। बाद में लोगों ने इसको माना, लेकिन उस दिशा में पहल नहीं हो पाई। मेरे अनुयायियों ने उसी समय 2023 में ही मुझसे कहा कि आप तो प्रशिक्षण लगातार राजनीतिज्ञों को देते ही हैं, मीडिया को भी देते रहे हैं और हमेशा एक आचार्य की शैली में आप काम करते हैं, तो महिलाओं को जो राजनीति के क्षेत्र में हैं या राजनीति के क्षेत्र में आके आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए प्रशिक्षण की क्यों न व्यवस्था कर दी जाए। तब हमारे अनुयायियों ने मिलकर ही 7 फरवरी 2024 को गुरुदेव की पाठशाला स्थापित की
और हम उसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सम्यक अभियान हमारा 2 मई 2022 से चल रहा है और यह अभियान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ सरकारों ने जो धोखा किया है, जो उनसे नौकरियां छीन ली गई है, उन्हें दलालों के हवाले कर दिया गया है। रिटायरमेंट की आयु भी बढ़ाई जा रही है, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दी गई है। मतलब हर तरीके से धोखा हुआ है। तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए और उन्हें सम्मानजनक अवसर दिलाने के लिए, दूसरी चीज, जो सामाजिक समतामूलक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, वो न होकर सामाजिक रूप से विद्वेषात्मक वातावरण बनता जा रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना हो जाए, आबादी पता चल जाए सबकी किसकी कितनी है, कोर कल्पित आंकड़ों के आधार पर लोग आपस में न लड़े, और फिर उसके बाद जनगणना के बाद में जब सबकी आबादी क्लियर हो जाएगी तो उसको आर्थिक आधार पर बांट कर, और जो अर्हकारी और प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं उनके लिए उत्कृष्ट श्रेणी बनाकर समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने तथा कृषि में अब नई क्रांति लाने के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग शुरू करने, और जो राजा महाराजाओं और पुनः एकाधिकार युक्त पूंजीपतियों का जो वर्चस्व पुनः बढ़ने लग गया है, जो पूर्व राजा महाराजा हैं उनका, और एकाधिकार युक्त पूंजीवाद तो जो 60 और 70 के दशक में था उससे भी बदतर स्थिति में आ गया है, उन्हें समाप्त करने के लिए और समतामूलक शासन व्यवस्था स्थापित करने 9 मुद्दों को लेकर सम्यक अभियान चल रहा है। उसी सम्यक अभियान के तहत महिलाओं को राजनीतिक कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें खुद की पहचान के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने के अवसर देने हेतु सम्यक अभियान महिला संगठन स्थापित किया गया। और अब हमें प्रसन्नता है कि सम्यक अभियान महिला संगठन एक बड़ा संगठन बन चुका है और उसमें कम आयु की महिलाओं से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं जुड़ी हैं। जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं वे बाकायदा कम उम्र की महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं और उन्हें राजनीतिक कौशल को किस तरीके से हासिल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने यह संकल्प लिया है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र, अभी 230 विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं, 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में यदि महिला सीट आरक्षित हो गई तो क्या करेंगे, किसकी ओर देखेंगे? तो जो वहां नेता स्थापित है वो अपनी पत्नी, अपनी पुत्री या अपने बहू को चुनाव लड़ाएंगे। अभी तो एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई कि नेताजी के लड़के की शादी तय होनी है, तो महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद में वे लड़के के लिए ऐसी बहू ढूंढने के प्रयास में लग गए हैं जो राजनीति में आ जाए और चुनाव लड़ ले। मतलब उसमें राजनीतिक कौशल है या नहीं, ये देखने का प्रयास करने लगे हैं। अर्थात सत्ता किसी भी कीमत में उनके परिवार से बाहर न जाए, ये प्रयास चल रहा है। दूसरी चीज, राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों का ये रोना है कि वे महिला आरक्षण को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। आने दो, चुनाव देखेंगे, यदि आरक्षित हो जाएगी सीट तो नेताजी की पत्नी, पुत्री या बहू चुनाव लड़ लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। वो आश्वस्त हैं कि ऐसे ही करेंगे और वो जानते हैं, कहना भी है, मेरे से कई नेताओं ने कहा है कि भाई आखिर चुनाव तो उस नेताजी के नाम पर ही जीता जाएगा, अचानक कोई महिला आके क्या कर लेगी। ये तो गंभीर विषय है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में एक एक महिला इस तरह से तैयार हो जाए कि वह अपनी पहचान के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम हो, और यह तभी संभव है जब उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो क्षेत्र में जाके अभी से काम करेगी। और हमें प्रसन्नता है इस बात से कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं और 2028 के चुनाव के पहले जब विधानसभा क्षेत्रों का या लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन और परिसीमन हो जाएगा और उसके बाद में
सीटें आरक्षित कर दी जाएगी महिलाओं के लिए, तब तक हमारे पास हर क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए योग्य महिलाएं होगी और पार्टी हमसे पूछेगी तो हम नाम बता देंगे। और हमारे पास है, हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक तो सामने नेतृत्व क्षमता उनकी आ जाएगी। तो यह सम्यक अभियान महिला संगठन जो स्थापित हुआ है और इसका जो विस्तार जिस तरीके से हुआ है और महिलाएं जो काम कर रही है, तो उनके सामने एक ही सवाल आता है। मेरे से महिलाएं कहती है कि बार बार हमसे महिलाएं जो जुड़ती है वो पूछती है कि आखिर ये संगठन अलग से क्या काम करेगा। कांग्रेस का भी मूल संगठन है, महिला संगठन है, महिला कांग्रेस के नाम से, फिर ये अलग से संगठन सम्यक अभियान ने बना के क्यों रखा है? सम्यक अभियान अलग से संगठन केवल महिला के नहीं और भी अन्य संगठन बना के चल रहा है, लेकिन एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर ही काम कर रहे हैं। पार्टी का मूल संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है, पार्टी की विचारधाराओं को लेकर काम चल रहा है, पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों पर चल रहा है, लेकिन हमारा ये जो संगठन पार्टी की विचारधारा पर तो चल रहा है, इंदिरा गांधी की विचारधारा पर चल रहा है, लेकिन पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर नहीं चल रहा है, बल्कि हम कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं कि किस तरह से इनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य इनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होना चाहिए और आगे जाकर स्वतंत्र रूप से राजनीति करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए ये तैयार हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम जो है इस संगठन के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सभाओं में जब महिलाएं हमसे पूछती है कि कितनी महिलाएं चाहिए और कितनी महिलाओं को हम लेके आ जाए, तो मैं पहले ही कह देता हूं कि भाई आप उन महिलाओं को लेकर आइए जो सचमुच में राजनीति के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना चाहती है, कुछ करके बताना चाहती है, उनमें राजनीतिक समझ है या कम से कम क्षेत्र की समस्याओं की समझ है और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के बारे में उनके पास चिंतन है। उन महिलाओं को बिल्कुल मत लाइए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वे राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती है और सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्यक्रम में आती है, और कार्यक्रम में आने के बाद भी अगर उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ आज, तो बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ऐसी भीड़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें योग्य महिलाओं की टीम तैयार करनी है, यह उद्देश्य हमारा है। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो शपथ ग्रहण समारोह के दिन बाहर कुछ लोग नारे लगा रहे थे, गूंगी गुड़िया नहीं चलेगी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये नारे लगा रहे थे कि मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। मर्दों का देश, आधी आबादी महिलाओं की, देश मर्दों का हो गया। यानी ये सोच लीजिए क्या धारणा थी। और ये नारे लगाने वाले वो लोग थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल के पारित होते समय उस बिल का विरोध किया था, केवल इस कारण से कि महिलाओं को समानता का अधिकार किसी भी कीमत में न दिया जाए। और वे तमाम संस्कृति का उदाहरण देते थे, हमारे देश के इतिहास का उदाहरण देते थे, हमारे आध्यात्मिक चिंतन का उदाहरण देते थे कि भाई देखो यहाँ पर ये ठीक नहीं है, ये मर्यादाएं टूट जाएगी आदि आदि। और कई गलत तरीके से टिप्पणी भी नेताओं ने किया था। हालांकि सबसे अधिक विरोध राष्ट्रीय सेवक संघ ने किया था, जनसंघ ने किया था, राम राज्य परिषद ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था। लेकिन कांग्रेस के भी ऐसे पुराने नेता कई थे जो महिलाओं को समानता का अधिकार देने के खिलाफ थे। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। कोई गूंगी गुड़िया करता तो कोई कहता मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। और यहां तक के कि बाद में उन लोगों ने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए पूरी तिकड़म लगाई और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उन नेताओं ने इंदिरा जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इंदिरा जी ने समाजवादी पार्टी और साम्यवादी दलों का सहयोग लेकर के सरकार चलाई और 1971 में कांग्रेस आर बनाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। उसके बाद भी कुछ लोग और बचे थे कांग्रेस में, तो उन सब से अलग होकर के इंदिरा जी ने कांग्रेस आई का गठन 1978 में किया। ये वो कांग्रेस आई है
जो इंदिरा कांग्रेस के नाम पे थी, जो 1996 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में परिवर्तित हुई है। आज इंदिरा जी ने क्या किया सबको पता है। इंदिरा जी ने एकाधिकार युक्त पूंजीवाद और सामंतशाही को किस तरीके से समाप्त किया, किस तरीके से देश को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर की, किस तरीके से अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करते पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दी, ये सब जानते हैं। किस तरीके से गरीबी हटाने के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, ये भी सब जानते हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व के सामने उन्होंने बताया कि विकास का मॉडल क्या हो सकता है, देश की आत्मनिर्भरता के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, देश के सम्मान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और देश में समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, देश में समानतामूलक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या किया। उस इंदिरा गांधी की पार्टी में आज नेतृत्व क्षमता संपन्न महिलाओं की कमी है, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये कमी है जिसको दूर करना है। और वो पार्टी जो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग 1950 के दशक में लगातार कर रही थी, उस पार्टी में आज महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो क्यों है? मेरे को इस बात की चिंता हुई, और ये गुरुदेव की पाठशाला के तहत भी, और अब ये सम्यक अभियान महिला संगठन के माध्यम से मैं उस चिंता को चिंतन में बदलकर और नए परिवर्तन में ढालकर यह स्थिति तैयार करने जा रहा हूं कि अब उन 2028 के विधानसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे पास राजनीतिक कौशल से युक्त सशक्त महिलाओं की टीम होगी। किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अगर मुझसे पूछे कि भाई वहां पे महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई है, कौन महिला चुनाव लड़ सकती, तो मैं नाम सामने लाऊंगा। केवल नाम सामने नहीं लाऊंगा, बल्कि क्षेत्र के लोग कहेंगे कि वो महिला आके प्रतिनिधित्व कर सकती है। यदि सीट आरक्षित न भी होगी तो भी उस महिला का नाम सामने आएगा। पुरुष के लिए जो सीट हो सकती है उस सीट पर भी महिला चुनाव लड़ेगी, और आने वाला समय ऐसा होगा कि उस महिला के नाम पर उनके पति को, उनके ससुर को, उनके पिता को जाना जाएगा, तब जाके हम बड़े परिवर्तन को प्राप्त कर पाएंगे। और सम्यक अभियान महिला संगठन का यही एक बड़ा उद्देश्य है। इसको समझने की जरूरत है। कुछ अंतर है, और अंतर सिर्फ ये है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व स्तर पर लाना चाहते हैं और उनमें राजनीतिक कौशल अव्वल दर्जे का स्थापित करना चाह रहे हैं। और अब महिलाओं का जो सवाल है वो मेरे को लगता है कि उनको इसका जवाब मिल गया होगा, और वे एकदम उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़े, प्रशिक्षण प्राप्त करें, और केवल प्रशिक्षण प्राप्त करके किताबी ज्ञान न ले, बल्कि क्षेत्र में जाए, लोगों के बीच जाए, लोगों की समस्याओं को सुने और समस्याओं का समाधान भी निकाल कर पेश करे। तब जाके उनमें नेतृत्व कौशल देखा जा सकता है, तब लोगों की ओर से उनके स्वीकार्यता मिलेगी। जब तक जन स्वीकार्यता हासिल नहीं हो जाती तब तक जन प्रतिनिधित्व के गुण प्रमाणित नहीं होते हैं। तो मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि वे आने वाले समय में नेतृत्व क्षमता संपन्न होकर महिलाओं की अव्वल दर्जे की भागीदारी सुनिश्चित करने में अभी से योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।